नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हरियाणा में 26 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में आंशिक बादल तथा धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग यानी CCH-HAU के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि राज्य में 24 जून रात्रि से 26 जून के बीच उत्तरी व दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 27 जून से मौसम खुश्क व गर्म रहने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने आगामी 31 जुलाई 2021 तक समय सीमा बढ़ा दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता है तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे। हिसार के सेक्टर 14 स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रदेश स्तरीय नेता, पूर्व मंत्री, विधायकों की मौजूदगी में आंदोलनकारियों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने बैठक को काले झंडे दिखाने का पहले ही ऐलान कर दिया था। बैठक का आंदोलनकारियों द्वारा विरोध व काले झंडे दिखाने की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए सेक्टर 14 स्थित भाजपा कार्यालय के आसपास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल भी गृह मंत्री अनिल विज के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुंबई से आए सुरेंद्र पाल ने बताया कि वे अनिल विज की कार्यकुशलता से बेहद प्रसन्न हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने दोस्त के साथ फ्रॉड के मामले की जांच का आग्रह किया। अनिल विज ने तुरंत प्रभाव से इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र पाल ने कहा कि वे विशेष तौर पर गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल पूछने आए थे। साथ ही बहादुरगढ़ के रहने वाले अपने दोस्त जो कि पेशे से प्रोड्यूसर व निर्देशक भी हैं, उनके साथ एक फ्रॉड हो गया है। मामले की निष्पक्षता से जांच हो, इसका आग्रह अनिल विज से किया गया है। साथ ही निष्पक्ष जांच का भरोसा भी मिला है। सीरियल अभिनेता सुरेंद्र पाल ने कहा कि बीमार होने के बावजूद अनिल विज लोगों की पूरी दिलोजान से सेवा कर रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को लेकर परिवार के ही दो चचेरे भाइयों में सियासी जंग शुरू हो गई है। चौधरी देवीलाल के पड़पोते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीते सोमवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा था कि इससे युवा पीढ़ी को चौधरी देवीलाल के जीवन के मूल्यों एवं विचारधारा तथा त्याग के दर्शन होंगे। वहीं चौधरी देवीलाल के ही पड़पोते कर्ण चौटाला ने विश्वविद्यालय में प्रतिमा को गंगाजल से यह कहते हुए धोने पहुंच गए कि यह कुछ रोज पहले अपवित्र हो गई थी। हालांकि कर्ण ने दुष्यंत चौटाला का नाम सीधे नहीं लिया, बल्कि यह कहा कि जो लोग चौधरी देवीलाल का नाम लेकर राजनीति में आए, आज वे उनके नाम पर ही प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित करने का प्रस्तावित फार्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाने की योजना है। यह जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं व 11वीं के बेस पर निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जून से 7 जुलाई तक बोर्ड का पोर्टल खुलने जा रहा है, जिस पर 10वीं व 11वीं के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट हर विद्यालय डाले, ताकि 12वीं का रिजल्ट में कोई देरी न हो पाए। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में आए आदेश के अनुसार कोई भी शिक्षा बोर्ड अपने आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है। इसी को आधार मानते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 12वीं का रिजल्ट जल्द घोषित करने जा रहा है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर 1 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खोले जाने की अफवाहों पर शिक्षा मंत्री ने बयान जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा है कि स्कूल खोलने की बात बिल्कुल गलत है और ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार कोई विचार नहीं किया है। जब तक हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं होंगे और विशेषज्ञों की राय के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा स्कूलों को खोलने की कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी गई है। मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि के 3 कानून को लेकर 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून के कारण किसान मंत्रियों के कार्यक्रम तक विरोध कर रहे हैं, तो हरियाणा में मंत्रियों के घुसने तक पाबंदी लगा दी है। लेकिन अब किसान आंदोलन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में संयुक्त किसान मोर्चा 2 फाड़ हो गया है। आने वाले दिनों में इसका असर उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी देखा जा सकता है। मीडिया संवाददाता के अनुसार एक दिन पहले बुधवार को अनाज मंडी में हुई भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी की बैठक में पदाधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा में शामिल अन्य किसान संगठनों पर तालमेल से काम नहीं करने तथा बैठकों में भाग न लेने का आरोप लगाया है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्ष 2023-24 तक ग्रामीण क्षेत्र के 1225 किलोमीटर लंबाई के 475 कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा, जिन पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है। डिप्टी सीएम, जिनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने यह जानकारी उस वक्त दी जब उनके चंडीगढ़ आवास पर कुछ ग्रामीण अपने क्षेत्र के कच्चे रास्ते पक्का कराने की मांग को लेकर आए थे। दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक गाँव को दूसरे गाँव को जोड़ने वाले 5 क्रम के सभी कच्चे रास्ते पक्के किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपने खेतों में आने जाने के लिए व फसल ढोने में परेशानी का सामना न करना पड़े। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। coWIN.gov.in पर गुरुवार रात 12 बजे तक 60,36,000 लोगों को वैक्सीन का डेटा फीड किया गया। 21 जून से शुरू हुई मेगा वैक्सीन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2,70,00,000 लोगों को टीका लगाया गया है। 21 जून को रिकॉर्ड 90,86,000, 22 जून को 54,22,000, 23 जून को 64,83,000 डोज लगाए गए थे। भारत ने पिछले 4 दिन में जितने लोगों का वैक्सीनेशन किया है, उससे ज्यादा आबादी दुनिया में सिर्फ 50 देशों में है। 185 देशों की आबादी इससे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से ये भी कहा कि वे इस प्रक्रिया में शामिल हों। बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता भी मौजूद थे। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते चीन के 28 फाइटर जेट ने ताइवान के एयर स्पेस में उड़ान भरी थी। ताइवान की एयरफोर्स ने जब इनका पीछा किया तो ये एयरक्राफ्ट लौट गए। अब चीन की मिलिट्री ने एक बयान जारी कर ताइवान को धमकी दी है। चीनी सेना ने कहा है कि ताइवान को यह समझ लेना चाहिए कि उसका भविष्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है और सुरक्षित भी है। जवाब में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि हम सैन्य टकराव के लिए तैयार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल यानी IBPS ने कार्यालय सहायक अधिकारी स्केल 1, 2 और 3 के 10,645 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख यानी 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास बैचलर, CA, LLB या MBA की डिग्री होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने मीटिंग में कई बड़े ऐलान किए। इसमें गूगल के साथ नए फोन की लॉन्चिंग से लेकर 5G ट्रायल शामिल रहे। सबसे खास बात जो रही वो है RIL अब ग्रीन एनर्जी बिजनेस में भी हाथ आजमाएगा। कुल मिलाकर नए ग्रीन एनर्जी बिजनेस पर RIL अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक रिलायंस 100 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करेगा। रिलायंस गुजरात को भारत और दुनिया के सोलर के मैप पर लाएगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अंबानी की एंट्री से सेक्टर में कड़ी टक्कर की संभावना दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही है।